अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, दो हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो मोहम्मद बिन सलमान का आज 4 साल बाद एक नया दौरा पाकिस्तान प्लान हो रहा है और मुमकिन है कि ये आ जाए। और अगर मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान होता है तो उनकी जो शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मुआशरत के साथ सियासी इस्तेहकाम भी हो, वो इस सियासी इस्तेहकाम के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं। और दूसरा कि जनाब हुकूमत चली गई, जो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो चली गई, नून लीग वाले भी चले गए, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ उसी तरीके से जारी हैं, फाशिज़म उसी तरीके से जारी है, बर्बरियत का वैसे ही दौर दौरा है। क्या हुआ, उस्मान डार के साथ और उनके ख़ानदान के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने बयान करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस्मान डार के हवाले से। आप जानते हैं सियालकोट से ये एक नौजवान रहनुमा हैं पीटीआई के, और इन्होंने नून लीग के जो मरकज़ी रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, सियालकोट से हमेशा मुंतखब होते हैं और मुसलसल मुंतखब होते हैं, उनके लिए एक सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट पैदा किया है उन्होंने। आप जानते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शन में भी वो हार रहे थे और उन्होंने खुद बताया कि जब मैंने देखा कि हम हार रहे थे तो फिर मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से मैं हार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बेफिक्र हैं, कोई मसला नहीं। और उसके थोड़ी देर बाद ही हालात तब्दील हो गए और जब सुबह रिज़ल्ट आया तो उस्मान डार हार गए थे चंद सौ वोटों की से, और उसके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब समझते हैं कि वो तो चलो किसी तरीके से इलेक्शन मैंने जीत लिया, लेकिन इन फ्यूचर उनका जीतना बहुत मुश्किल था। इस वजह से वो कह रहे थे कि शायद वो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, वो आइंदा आने वाला इलेक्शन भी लड़ेंगे। अब आइंदा आने वाला इलेक्शन अगर लड़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, ख़ासतौर पर उस्मान डार हैं, उनको पॉलिटिकली एलिमिनेट होना ज़रूरी है। अगर वो बरकरार रहते हैं, अपनी सियासी हैसियत में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। यही वजह थी कि 9 मई के बाद जब पकड़ धक्कड़ शुरू हुई तो जो उस्मान डार के साथ घर में जो पुलिस गई उसने इंतहाई बेईमाना सलूक किया, और यहाँ तक कि वहाँ एक वीडियो बन गई, एक बच्ची ने, खातून ने वहाँ एक वीडियो बना ली खिड़की से, जिससे ये सारी सूरत हाल सामने आई। वरना तो शायद इसका एहसास और इदराक भी ना किया जाता और उन्हें उसी तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा। यहाँ तक कि उनकी बूढ़ी वालदा, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, उसको घसीटा गया, जो वीडियो में आ गया, और पुलिस वालों ने इंतहाई बेशर्माना सलूक किया, जो शायद यहाँ बताए जाने के काबिल भी नहीं है। और उन्हें यहाँ तक कह दिया गया कि तुझसे रेप किया जाएगा। और जब ये सारी सूरत हाल सामने आई तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब के लिए डूब मरने का मकाम था कि उनकी वजह से एक उनके सियासी मुखालिफ पर इस तरीके से जुल्म और सितम ढाया जा रहा था। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके बाद एक माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा जी मैं उनकी वालदा से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि वाकई पुलिस ने उनके साथ बुरा सलूक किया। ये एक अलहदा बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब जैसा बंदा जो असम्बली में खड़ा होकर ख़वातीन के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इजहार करता है, लेकिन उसको भी माफ़ी मांगना पड़ गई। लेकिन ये जुल्म और सितम अभी तक मौजूद है। 18 और 19 अगस्त की दरमियानी शब को फिर एक मरतबा शब खून मारा गया, धावा बोला गया, और बताया ये जाता है कि इस मरतबा उनकी पूरी की पूरी जायदाद, फैक्ट्री, सब कुछ सील कर दिया। जायदाद तो सील करनी थी, चलें समझ आती है बात, उनकी फैक्ट्री भी सील कर दी गई। और उस्मान डार के मुताबिक उसमें कम अज़ कम 2500 वर्कर्स काम करते हैं और जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया है। उसके साथ सेक्रेटरीट जो था, उन्होंने पीटीआई का सेक्रेटरीट बनाया हुआ था, उसको भी सील कर दिया गया। और साथ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उनके घर पर भी दावा बोला गया। उस्मान डार ने रात को 12:07 पर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी वालदा को, उनकी बहनों को, उनके बाकी रिश्तेदारों को घसीट कर सड़क पर ला खड़ा किया गया, और पुलिस ने और दीगर जो सरकारी एहलकार थे रात को 12 बजे जाकर उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी थी और उनका घर था उसको सील कर दिया। वो कहता है जी कि हम अपने घर में, अपने वतन में, अपनी ही सरजमीन पर वो बेयार और मददगार बना दिए गए और इस तरीके से बुरा सलूक किया जा रहा है। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और अब भी कहा जा रहा है कि अगर आओ
और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अभी तुम्हें जनाब फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि आप आ जाएं मेरे साथ एमपीए का इलेक्शन लड़ें, गारंटी देता हूँ कि आप एमपीए बन जाएंगे नून लीग की तरफ से और आपका सारे मामलात हल हो जाएंगे। इस तरीके की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और गुज़श्ता रात तक जब उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया उस्मान डार ने, और इसे बहुत ही जुल्म और बर्बरियत का जो इजहार था उसको ज़ाहिर किया, तो मेरे ख्याल में चंद घंटों के अंदर अंदर ही 20 लाख लोग, 2 मिलियन लोग इसकी ना सिर्फ मजम्मत कर सके थे बल्कि इस पर इजहार अफसोस कर रहे थे और हुकूमत को ताने दे रहे थे कि आप किस किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। तो ये तो है जनाब पॉलिटिकल सूरत हाल, और आखिरी रात तक, सुबह तक और फिर दोपहर तक भी ये उनका जो एक्शन था जारी था। और इस वजह से भी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब का इंतखाब किया गया कि हफ्ते को अदालतें बंद, इतवार को अदालतें बंद, और अगर अदालत से रुजू भी किया जाए और वहाँ से कोई रिलीफ भी मिल सके तो चंद दिन दरमियान में कई दिन गुजर चुके हों और मुबैना तौर पर उनके घर में इंतहाई तोड़ फोड़ की गई है और इंतहाई उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। ये तो है जनाब पॉलिटिकल सूरत हाल। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के जो मजबूत तरीन हुक्मरानों में से एक अगर हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान हैं। वो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया में और इस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पर भी काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को आमतौर पर MBS कहा जाता है। उन्होंने आखिरी मरतबा जो पाकिस्तान का दौरा किया था वो 17 फरवरी 2019 थी, जब यहाँ पर इमरान खान वज़ीर आज़म साहब थे। अगरचे उन्होंने पहले भारत जाना था और उसके बाद पाकिस्तान आना था, लेकिन फिर उनका ये दौरा तब्दील हुआ और वो पहले पाकिस्तान आए, 2 रोज़ के लिए यहाँ रहे और फिर 19 फरवरी 2019 को वो भारत गए थे। अब उनका दोबारा दर हकीकत ये दौरा पाकिस्तान नहीं है बल्कि दौरा भारत है जो प्लान हो रहा है। G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जनाब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है दुनिया के जो 20 बड़े ममालिक हैं उनके हवाले से, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने शिरकत करनी है। अब भारत ये प्लान कर रहा है कि ये सिर्फ दौरा उस G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत तक महदूद ना रहे बल्कि इसको स्टेट विजिट के तौर पर भी इसको ले लिया जाए, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि 11 जो सितंबर हो 9 और 10 के फ़ौरन बाद उसको स्टेट विजिट के तौर पर लिया जाए। यह भी बड़ा अजीब इत्तफाक होगा कि 11 सितंबर जिसे 9/11 कहते हैं उसको मोहम्मद बिन सलमान भारत का ऑफिशियल दौरा करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ भारत ना आए बल्कि पाकिस्तान का भी एक रोज़ा दौरा ज़रूर करें या कुछ वक्त के लिए कम से कम ज़रूर आएँ। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब यहाँ पर PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उन दिनों भी प्लान करने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान आएँ, लेकिन उनका दौरा भारत भी कैंसिल हो गया और साथ दौरा पाकिस्तान भी कैंसिल हो गया था और वो नहीं आए थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि उन्हें पता था कि जो शहबाज गवर्नमेंट है वो उसकी अवाम में रूट्स क्या हैं, पॉपुलैरिटी क्या है और पाकिस्तान के अवाम इसको किस नज़र से देखेंगे। हाँ, अलबत्ता अब मामला डिफरेंट हैं। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, क्योंकि सऊदीया को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पर बाकायदा हेल्प की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि जनरल राहील शरीफ साहब इस वक्त भी सऊदी अरब में वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर इस्टेब्लिशमेंट होती है, निगरान हुकूमत होती है, तो उनको पाकिस्तान में आने में कोई हर्ज नहीं है और पाकिस्तान के साथ जो एक देरीना ताल्लुकात हैं उनकी मजबूती के लिए किरदार अदा किया जा सकता है। और दूसरा जो है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में भी अपना किरदार अदा करे। उसे और तो कुछ नज़र नहीं आया, अलबत्ता जो बलूचिस्तान में जो रेकोडिक मनसूबा है और वहाँ मादनियात हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना है, उसमें सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। जो इब्तदाई मुआहदे हो गए हैं उनके मुताबिक आइंदा 10 साल में सऊदी अरब पाकिस्तान में 60 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकता है और यहाँ पर जो मादनियात हैं उनको निकालने में जो यूरोपीय और अमेरिकन कंपनियाँ होंगी उनको जो इब्तदाई अखराजात होंगे वो भी देने के लिए सऊदी अरब तैयार है। तो लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है, साफ ज़ाहिर है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है, अब सऊदी अरब की जो भारत के साथ तिजारत है वो 25 अरब डॉलर सालाना है, जबकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ 3 अरब डॉलर सालाना है। ऐसे में पाकिस्तान अगर सऊदी अरब 60 अरब रुपए अगले 10 सालों में भी इन्वेस्ट करता है तो ये 6 अरब डॉलर कम से कम सालाना बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। इसके लिए सऊदी अरब की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी हो। क्यों? जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम
हरगिज़ नहीं हो सकता। और इसके लिए वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो मौजूदा पोजीशन है इमरान खान के साथ, जो बहुत ज़्यादा बेईमाना और ज़ालिमाना सलूक किया जा रहा है, इसको किसी इख्तिताम पर पहुँचना चाहिए और मामलात मुआशी और के साथ साथ सियासी सूरत हाल की बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। अगरचे कहा जाता है कि इमरान खान से सऊदी जो फरमा रवा हैं और सऊदी वली अहद हैं वो नाराज़ हैं और वो इस हद तक खुश नहीं हैं और मुदाखलत करना नहीं चाहते। उसकी जो वजह बताते हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के दौरे के फ़ौरन बाद, यानी 17 फरवरी के फ़ौरन बाद, जब अगस्त में 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की स्टेटस तब्दील कर दिया था और उसकी कानूनी हैसियत तब्दील कर दी थी, तो उस वक्त इमरान खान की शदीद ख्वाहिश थी कि OIC कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसके कन्वीनर जो थे उस वक्त OIC कॉन्फ्रेंस के, वो सऊदी अरब थे, लेकिन सऊदी अरब ने वो कॉन्फ्रेंस बुलाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान ने, इमरान खान ने मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ, तुर्की के साथ मिलकर एक अलहदा कॉन्फ्रेंस करने की सोचा था, जिस पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया था और उसके जो $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टेड मौजूद थे वो भी उन्होंने वापस मांग लिए थे। एक तो ये कहा जाता है कि उस वक्त से नाराज़गी, और दूसरी वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए और दीगर बताते हैं कि जब इमरान खान अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क गए थे तो पहले सऊदी अरब का उन्होंने दौरा किया था और वहाँ पर उनके हालात इस कदर मतलब ताल्लुकात बेहतर थे कि MBS मोहम्मद बिन सलमान ने अपना तैयारा ऑफ़र किया था कि आप मेरे तैयारे पर न्यूयॉर्क जाएंगे। वहाँ पर ज़राए कहते हैं, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो 18 घंटे की फ़्लाइट थी और वो जो तैयारा था बग था, यानी वहाँ कोई छोटी मोटी हरकत सुनी और देखी जा सकती थी सऊदी अरब में। तो इस दौरान मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने कुछ MBS के बारे में कुछ अच्छे कलमात अदा नहीं किए, जिस पर नाराज़ हो गए और फिर वापसी पर इमरान खान को एक कमर्शियल तैयारे के साथ आना पड़ा। अगरचे कहा गया था कि वो तैयारा ख़राब हो गया था, लेकिन बहरहाल वो कहा जाता है कि इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से नाराज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का दावा ये है कि नहीं, मैंने जो कुछ भी स्टैंड लिया है वो अपनी मुल्क के लिए, कौम के लिए लिया है, और जब मुल्क और कौम के लिए आप स्टैंड लेते हैं तो कोई आपसे नाराज़ नहीं होता। उन्हें पता होता है कि आप अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि इवन वो वज़ीर आज़म नहीं रहे इमरान खान, उसके बाद भी मोहम्मद बिन सलमान के उनके साथ राब्ते थे, ताल्लुकात थे और पैगाम रसानी भी बहुत अच्छे अंदाज में जारी थी। यहाँ तक कि जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने खुद फ़ोन किया और उसके बाद भी उनके राब्ते जारी रहे थे। अब इस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो अगर मोहम्मद बिन सलमान 11 सितंबर को भारत का स्टेट विज़िट करते हैं तो वो पाकिस्तान भी शायद आ सकते हैं, और पाकिस्तान अगर बाकी उन्हें कायल करने में कामयाब हो जाए तो दौरा पाकिस्तान भी हो सकता है। और दौरा पाकिस्तान अगर होता है तो ऐन मुमकिन है कि वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ सियासी इस्तेहकाम पर भी जोर दें और सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाए। और ये जो एक विक्टिमाइजेशन का शिकार है, एक सियासी अनारकी है और यहाँ पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है एक लीडर और एक सियासी जमात को, वो किसी हद तक ख़त्म हो सकता है। सामीन, ये अब तक की सूरत हाल थी। इंशाअल्लाह अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।